हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे कौन कौन सी मेडिसिन पैल्पिटेशंस के, यानी जिन लोगों की धड़कन ज़्यादा होती है, धड़कन ज़्यादा सुनाई देती है, उन लोगों को कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है। इस बारे में हमने ऑलरेडी पैल्पिटेशन के बारे में काफ़ी वीडियो किए हैं, अरिथमियास के बारे में वीडियो किए हैं, जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे पैल्पिटेशन से रिलेटेड। ये नया टॉपिक है कि मेडिसिन कौन कौन सी देनी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम टॉपिक्स पर हमने स्पेसिफिकली मेडिसिन का डिस्कशन अवॉइड किया था, क्योंकि हमारा ये थॉट प्रोसेस था कि ज़्यादातर लोग अपने आप को सेल्फ मेडिकेट करने लगेंगे मेडिसिन का डिस्कशन के बाद। पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम आ रही है, प्लस ये मेडिसिन उतनी ज़्यादा डेंजरस भी नहीं है। तो इसलिए हम मेडिसिन के ब्रॉड ग्रुप्स में आपको उसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स पर आज चर्चा कर ले रहे हैं। ऑब्वियसली हम ये डेफिनेटली रिकमेंड करें कि मेडिसिन को आप आपके प्रैक्टिशनर या कार्डियोलॉजिस्ट के साथ डिस्कशन करने के बाद ही ले, क्योंकि ऐसी सारी मेडिसिन के साथ कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट ज़रूर होता है। टॉपिक पर जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और ताकत देता है। आज का टॉपिक है मेडिसिन फॉर पैल्पिटेशंस। पैल्पिटेशन का बेसिकली मतलब ये है कि किसी को अगर अनकंफर्टेबल सेंस होता है, हार्ट बीट बढ़ी हुई महसूस होती है। नॉर्मली देखिए दिल सबका धड़कता है, लेकिन हमें उतना ज़्यादा महसूस नहीं होता, क्योंकि वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। मान लीजिए अगर आप हर सांस जो ले रहे हो उसको आप काउंट कर पा रहे हो, हर धड़कन जो आप ले रहे हो या आपका हार्ट धड़क रहा है वो आपको सुनाई दे रहा है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, आप ध्यान नहीं दे पाओगे, आप हर चीज़ों में आपका ध्यान बार बार उसकी तरफ डाइवर्ट होगा। तो इसलिए पैल्पिटेशन होना एक अच्छी बात नहीं है, और जब कभी भी होता है तो हम इसको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन देते हैं। ज़्यादातर इसमें मेडिसिन जो देने का पर्पज़ रहे होता है वो दो तरह से काम करता है। या तो हृदय की गति को कम करता है, या हृदय की ओवरऑल पंपिंग, या जो ज़्यादा फोर्स के साथ हार्ट कम कर रहा है उसको कम करता है, या फिर वो आपकी जो एंग्जाइटी या जिस कारण की वजह से गति बढ़ रही है उसको कम करता है। तो ये दो तीन तरीके से मेडिसिन ऐड करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस ग्रुप की इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन जिसमें बीटा ब्लॉकर्स है। बीटा ब्लॉकर्स बेसिकली ब्लड प्रेशर की एक दवाई है, जो कि हृदय की गति के लिए भी यूज़ किया जाता है, पंप क्षमता को इम्प्रूव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, हार्ट फेलियर में भी यूज़ होता है। बहुत सारे तरह के इसके यूजेस हैं। इसमें ज़्यादातर हम बिसोप्रोल, एटेनोल, कार्बिडोल, प्रोपेनोल यूज़ करते हैं। ये बीटा ब्लॉकर जो है हृदय की गति को कम करते हैं, हृदय की एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको कम करते हैं। मान लीजिए देखिए बीटा ब्लॉकर्स जो दवा है इसमें थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट है, इसलिए हर पेशेंट जिसको पैल्पिटेशन का प्रॉब्लम है सबको नहीं देते, पर फिर भी ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो हर पेशेंट को, जिनको पैल्पिटेशन होता है और हमें ट्रीट करने का इंटेंशन अगर है, तो उसको ज़्यादातर यही मेडिसिन दी जाती है, क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट दवाओं में से एक है। हालांकि जीरो साइड इफेक्ट डेफिनेटली नहीं है, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हैं इसमें, लेकिन काफ़ी हद तक सेफ दवा है। काफ़ी हद तक इसके अदर बेनिफिट्स भी हैं कि पंप फंक्शन सुधारती है, मृत्यु दर भी कम करती है, बहुत सारे तरह के रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ये कंट्रोल कर सकता है, बहुत सारे तरह के अरिथमियास को कंट्रोल कर सकता है। सिंपल अरिथमिया यानी सिंपल जो छोटे मोटे रिदम चेंज वाले डिसऑर्डर्स है उसमें भी मदद करता है। जो साइनस टैकीकार्डिया यानी नॉर्मल हृदय की गति बढ़ जाती है उसमें भी ये मदद करता है। और कुछ डेंजरस अरिथमियाज है जो हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर के पेशेंट में होते हैं उसमें भी ये मदद करता है। इसमें इफेक्ट जो है वो डोज डिपेंडेंट होता है। माना जाता है कि जितना हाई डोज आप दोगे उतना पेशेंट के लिए ज़्यादा पोटेंट रहेगा, उतना ज़्यादा रिदम को कंट्रोल करेगा। प्रोपेनोल को काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है। प्रोपेनोल के कुछ एंटी एंग्जाइटी बेनिफिट्स भी रहते हैं, इसलिए जो एंग्जाइटी या स्ट्रेस रिलेटेड, घबराहट से रिलेटेड जिनको पैल्पिटेशन होता है उसमें प्रोपेनोल को ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। पर प्रोपेनोल उतनी स्ट्रॉन्ग या पोटेंट दवा नहीं है, और इसमें ज़्यादातर लोगों का पैल्पिटेशन अगर बहुत ज़्यादा किसी को है तो वो उसमें उतना ज़्यादा कम नहीं होगा। उसके बदले कार्बिडोल, बिसोप्रोल या मेटोप्रोल कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन से, इनको ज़्यादा डोज पर देने से आपकी पैल्पिटेशंस की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ये कम कर देगा। हालांकि बाकी मेडिसिन का एंग्जाइटी या स्ट्रेस पर उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। तो अगर एंग्जाइटी रिलेटेड पैल्पिटेशन है तो कई बार प्रोपेनोल को प्रेफर करते हैं, यानी सिप्लार और इस नाम से आती है उसको कई बार प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा पैल्पिटेशन है और इससे कंट्रोल नहीं हो रही है तो फिर आपको मेटोप्रोल, बिसोप्रोल, कार्बिडोल पर स्विच ओवर करना पड़ता है, जो कि ज़्यादा शक्तिशाली मेडिसिन है, ज़्यादा अच्छे से रिदम को कंट्रोल करती है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी हार्ट फेलियर में उनके ज़्यादा हैं, प्रोपेनोल का हार्ट फेलियर में कोई बेनिफिट नहीं है। साइड इफेक्ट प्रोफाइल भी बाकी मेडिसिन का बेटर है प्रोपेनोल से। दवा के साइड इफेक्ट से किसी को थोड़ा कमजोरी, चक्कर हो सकता है, बीपी अगर कम हो जाए तो ज़्यादा चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, हाथ पांव ठंडे भी हो सकते हैं, ज़्यादा बीपी कम हो जाए तो डिप्रेशन हो सकता है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है, किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम है तो वो बढ़ सकता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो वो बढ़ सकता है। पर ये बेसिकली हृदय की गति को कम करता है, हृदय की ओवरऑल पंपिंग या ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वगैरह को भी कम करता है। तो ये हार्ट फेलियर के पेशेंट में खासकर अगर किसी को पैल्पिटेशन हो रही हो तो सबसे बेस्ट दवा है या सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है।
हाँ, इन मेडिसिन को लंबे समय तक लेना काफ़ी लोग को पड़ता है, क्योंकि पैल्पिटेशन का प्रॉब्लम कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कई पेशेंट्स को लंबे समय तक भी पैल्पिटेशन चलते रहते हैं, तो उनको आपको तुरंत ये मेडिसिन देना पड़ता है। कई बार लोग ऐसा पूछते हैं कि भाई बीटा ब्लॉकर अच्छी दवा है, तो हम इसको तुरंत जब पैल्पिटेशन आता है तब क्यों ना ले लें, जब प्रॉब्लम आ रही है तब अगर सडनली हम उसको बीटा ब्लॉकर ले लें और अगर टैकीकार्डिया है वो अपने आप ठीक हो जाए। तो देखिए, बीटा ब्लॉकर को असर करने में अगर तुरंत आप टैबलेट लेंगे तो 1-2 घंटा ज़रूर लगता है। तो इसलिए अगर आप टैबलेट को जब पैल्पिटेशन हो रहे उस समय अगर दे रहे हैं तो उतना ज़्यादा इसका इफेक्ट अच्छा नहीं आएगा, और वो उतना आपका काम नहीं अच्छे से कर पाएगा जितना उसको लंबे समय तक आप लेते रहोगे तो वो प्रिवेंट कर सकेगा धड़कन की प्रॉब्लम को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ मेडिसिन है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है और हार्ट की कंडीशन में भी यूज होती है। इसमें वेरापामिल और डिल्टायाजेम को हम यूज करते हैं। एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, बेनिडिपिन, सिल्निडिपिन इनको नहीं यूज करते हैं। ये बाकी जो 3-4 मेडिसिन मैंने बोली, यानी एम्लोडिपिन, सिल्निडिपिन, बेनिडिपिन, ये उल्टा हृदय की गति को बढ़ाते हैं, तो पैल्पिटेशंस में इनका कोई रोल नहीं है। लेकिन वेरापामिल, डिल्टायाजेम हृदय की गति को कम करते हैं। दोनों एक्चुअल में अलग है तो सारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, लेकिन जिस रिसेप्टर पे वो एक्ट करते हैं वो अलग रिसेप्टर्स होते हैं। इसकी वजह से जो वेरापामिल, डिल्टायाजेम है वो हृदय की गति को कम करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है वो बीपी ज़्यादा कम करते हैं, लेकिन हृदय की गति पर उनका कोई खास इफेक्ट नहीं है। ये भी वैसे ही लगभग काम करता है और बीटा ब्लॉकर की तरह से ही इसका बेनिफिट है, लेकिन हाँ, बीटा ब्लॉकर का जो हृदय की पंप फंक्शन सुधारने में बेनिफिट है, मोर्टेलिटी बेनिफिट है, और जितना पोटेंसी है उतना ये अच्छी दवा नहीं है, इसलिए इसको सेकेंड चॉइस मेडिसिन माना जाता है उन लोगों में जिसमें बीटा ब्लॉकर सूट नहीं हो रहा है। इसके साइड इफेक्ट में किसी किसी को थोड़ा सर दर्द हो सकता है, चक्कर हो सकता है, हाथ पाँव में सूजन हो सकती है, और चेहरे पर फ्लशिंग यानी थोड़ा लालिमा या सडनली चेहरा लाल हो जाए वैसा हो सकता है, किसी को थोड़ा उल्टी जैसा हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ मेडिसिन है एंटी अरिथमिक मेडिसिन। जिन लोग को भी डेंजरस रिदम्स की प्रॉब्लम है, यानी हार्ट का करंट कंडक्शन कहीं और से चालू हो गया, रिदम का डेंजरस प्रॉब्लम है, अलग अलग तरह के रिदम डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें ये मेडिसिन को यूज करते हैं। इसमें अमेड्रॉन सबसे कॉमन मेडिसिन है, जो कि काफ़ी पोटेंट है पर काफ़ी टॉक्सिक भी है। लंबे समय तक इसको लेने में काफ़ी टॉक्सिसिटी हो सकती है। फ्लेकेनाइड है, जो कि एट्रियल फिब्रिलेशन वगैरह में ज़्यादा यूज़ करते हैं, और प्रोपाफिनोन है, ये भी लगभग अमेड्रॉन या फ्लेकेनाइड जैसे ही काम करती है। ये भी डेंजरस अरिथमियास को कम करने में मदद करती है। ये तीनों टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। कुछ इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स भी आती है, पर वो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, पर ऑब्वियसली घर पे आप वैसे भी नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए उनके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो सारे ज़्यादातर हॉस्पिटल में ही यूज़ हो सकते हैं, कोई थोड़ी सेफ नहीं होते, डेंजरस हो सकता है उनका यूज़ करना। बाकी हम आज ज़्यादातर टैबलेट्स की ज़्यादातर बात कर रहे हैं। एंटी एरिथमिक मेडिकेशन में अमेड्रॉन सबसे कॉमनली यूज होता है। किसी किसी को से साइड इफेक्ट में थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी किसी को कॉर्निया में यानी आंखों में थोड़े डिपॉजिट्स हो सकते हैं अगर हाई डोज को लंबे समय तक लिया जाए तो, और किसी किसी को लंग में भी थोड़ा डैमेज हो सकता है अगर बहुत लंबे समय तक उसको लिया जाए तो, और हाई डोज पे लिया जाए तो। किसी किसी को साइड इफेक्ट में थोड़ा सा उल्टी आना, नॉइज उल्टी जैसा लगना, चक्कर आना, कमजोरी होना, धुंधलापन होना विजन का, लंग का, लिवर का प्रॉब्लम हो सकता है। अमेड्रॉन कई बार लिवर टॉक्सिसिटी भी कर सकता है अगर ज़्यादा लंबे समय तक ले, या पेशेंट को अगर पहले से ही अगर लिवर का प्रॉब्लम है तो। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन। काफ़ी सारे लोग को घबराहट या एंग्जाइटी की वजह से पैल्पिटेशन होती है, या अगर कोई और कारण से भी अगर पैल्पिटेशन हो तो भी अगर साथ में एंग्जाइटी हो तो वो बढ़ जाता है। तो ऐसे केस में हम बेंजोडाइजेपिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसमें अल्प्राजोलम है, लोराज़ेपाम है, डायज़ेपाम है, एटिजोलाम है, ये कॉमनली यूज ड्रग्स होते हैं बेंजोडाइजेपिन में। लोराज़ेपाम, अल्प्राजोलम, डायज़ेपाम और एटिजोलाम ये कॉमनली यूज मेडिसिन है, जिससे कि थोड़ा सा आपका एंग्जाइटी का कंपोनेंट कम हो जाता है। एंग्जाइटी की वजह से अगर किसी को पैल्पिटेशंस हो रहे हैं वो तो सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। ज़्यादातर लोग को इसको साइड इफेक्ट में थोड़ा सा नींद ज़्यादा आएगी, थोड़ा सा चक्कर आएंगे, कमजोरी होगा, बैलेंस मेंटेन करने में दिक्कत होगा, ड्राइविंग वगैरह कर रहे हैं या एग्जाम वगैरह देना है तो टेंशन या प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, क्योंकि नींद आएगी, मेमोरी को इम्पेयर्ड हो सकती है। इसलिए एग्जाम से पहले अगर पैल्पिटेशन हो रहे हैं तो इसको प्रयोग मत करिए। हाँ, अगर किसी को स्पीच देने जा रहा है या ऐसे टाइम पे किसी को पैल्पिटेशन हो रही है, तो एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, घबराहट हो रही है, तो उसको वो ले सकता है। अगर आप इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं तो भी इसको प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली से थोड़ा नींद का इफेक्ट ज़्यादा आएगा। लंबे समय तक इसको लेने से थोड़ा सा एडिक्शन का इफेक्ट हो सकता है, थोड़ा सा डिपेंडेंस क्रिएट हो जाता है, तो इसलिए बहुत लंबे समय तक इसे नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा एक इवाब्रेडिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन है। इवाब्रेडिन जो है साइनस नोड अगर किसी से एक्टिवेट हो रहा है, चाहे घबराहट की वजह से या बहुत ज़्यादा किसी को भागने दौड़ने से गति बढ़ रही है, तो इवाब्रेडिन वन ऑफ द सेफेस्ट मॉलिक्यूल्स है। बीटा ब्लॉकर से इसमें फ़ायदा ये है कि ये बीपी बिल्कुल कम नहीं करता है, हृदय की गति को कम करता है, लेकिन
साइनस अरिथमिया के अलावा या साइनस नोड से अगर कहीं करंट आ रहा है तो ही ये कम कर सकता है। इसके अलावा कहीं और कोई भी रिदम प्रॉब्लम हो तो इसमें ये गति को कम नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ साइनस टैकीकार्डिया में यूज हो सकता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गति ज़्यादा है, 130 से 140 हार्ट की गति चल रही है और नॉर्मल साइनस नोड से करंट आ रहा है, तो वहाँ इसको हम यूज़ कर सकते हैं बीटा ब्लॉकर के बदले या बीटा ब्लॉकर के साथ में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है डिजॉक्सिन या लेनॉक्सिन। ये बेसिकली थोड़ी आउटडेटेड मेडिसिन है, हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में ज़्यादातर यूज़ होती है। हार्ट फेलियर के साथ अगर किसी को रिदम का प्रॉब्लम है या किसी को एट्रियल फिब्रिलेशन या कोई डेंजरस रिदम डिसऑर्डर्स या गति ज़्यादा हो रही है तो इसको यूज़ करते हैं। ज़्यादातर एट्रियल फिब्रिलेशन में ये ही कॉमनली यूज़ होता है, क्योंकि एवी नोड के कंडक्शन को थोड़ा स्लो करता है। बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी एरिथमिक नहीं है, बहुत कम केस में यूज़ होता है। टॉक्सिसिटी ज़्यादा है, बेनिफिट्स कम है, इसलिए थोड़ी सी आउटडेटेड दवाएं ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते हैं। किसी किसी को दवा के साइड इफेक्ट से थोड़ा सा उल्टी लगना, नोजिया वॉमिटिंग होना, विजन खराब होना, भूख नहीं लगना या रिदम का डिस्टर्बेंस हो सकता है। एक और मेडिसिन है एडेनोसिन, जो कि ज़्यादातर इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल होती है। उसको जब किसी को सडन धड़कन का प्रॉब्लम होता है तो इंजेक्शन फॉर्म में सडनली हॉस्पिटल्स में दिया जाता है। वैसे जो बीटा ब्लॉकर है उसका और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का भी इंजेक्शन अवेलेबल है, अम्योडोन का भी इंजेक्शन अवेलेबल है। तो यही इंजेक्शंस कॉमनली हॉस्पिटल्स में भी यूज़ होते हैं, पर ये इंजेक्शंस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, उनके डोजेज वगैरह पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हॉस्पिटल्स में ही यूज़ हो सकते हैं। एडिनोसिन का भी वही है, एडिनोसिन भी हॉस्पिटल्स में ही यूज़ हो सकता है। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि किसी को भी अगर सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या सिंपल अरिथमिया है तो उसमें ये रिदम को पूरी तरह से तुरंत सेकंड्स में नॉर्मल कर देता है और इसमें साइड इफेक्ट्स काफ़ी कम है। हालांकि किसी किसी को सडन अस्थमा का अटैक आ सकता है, सडन डिस्कम्फर्ट हो सकता है और बहुत ज़्यादा पसीना वगैरह आ सकता है। इस दवा का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों एक ही है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों उसकी टाइमिंग ऑफ एक्शन से रिलेटेड है। ये ड्रग सिर्फ 10 से 12 सेकंड ही काम करता है। तो कई बार क्या होता है कि आपने इंजेक्शन दिया और वो हार्ट तक इंजेक्शन पहुंचा उससे पहले ही दवा का असर चला जाता है, इसलिए इसको बहुत फास्ट कैनुला से देना पड़ता है ताकि ये तुरंत हार्ट तक पहुंचे और 12 या 15 सेकंड में इसका असर पूरा खत्म हो जाता है। हाफ लाइफ इसकी 12 सेकंड है। तो देने के बाद ये अगर आप इसको तुरंत में अगर देते हैं पेशेंट को तो अगर रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम है तो तुरंत रिवर्ट कर देगा। तो अगर साइड इफेक्ट होने भी है तो 10-15 सेकंड ही होंगे, फिर अपने आप चले जाएंगे। तो ये इसका एडवांटेज भी है कि साइड इफेक्ट अगर होने हैं तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन तक होगा, ज़्यादा लंबे प्रॉब्लम्स नहीं होगा, बीपी वीपी ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा। लॉन्ग टर्म कोई प्रॉब्लम्स या कंडक्शन ब्लॉक्स अगर हो भी गए तो भी 10-12 सेकंड में अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, तो पेशेंट की कंडीशन नहीं बिगड़ेगी। तो वो उसका एडवांटेज भी है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि बहुत फास्ट देना पड़ता है और कई बार क्या होता है आपने दिया वो असर करने से पहले उसका असर चला जाता है, तो वो काफ़ी कॉस्टली भी हो जाती है इस चक्कर में कि कई बार असर ही नहीं करता, 2-2 3-3 इंजेक्शन देने पड़ते हैं और वो असर ना हो, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा मैग्नीशियम को भी यूज़ करते हैं। मैग्नीशियम बेसिकली हार्ट के पंप फंक्शन के लिए भी अच्छा है। बेसिकली बॉडी का एक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे सोडियम पोटेशियम क्लोराइड कैल्शियम मैग्नीशियम होता है, वैसे ही मैग्नीशियम भी एक आयन है बॉडी का। कई बार इसके सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं अगर किसी को रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम है और अगर पैल्पिटेशंस किसी को हो रहे हैं तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी को कुछ हद तक कम करता है। किसी को और खासकर अगर मैग्नीशियम की कमी है बॉडी में तो डेफिनेटली पैल्पिटेशन के चांसेस को कम करेगा। तो आज के टॉपिक में हमने बात की कौन कौन सी मेडिसिन को यूज़ करते हैं टैबलेट फॉर्म में या इंजेक्टेबल फॉर्म में कार्डियक पेशेंट्स में पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम्स के लिए। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स क्वेरी सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए भी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है। जो लोग बहुत डिटेल वीडियो कंटेंट नहीं चाहते उनके लिए यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हम रील्स अपलोड कर रहे हैं जिसमें सारे टॉपिक का 1 मिनट में ब्रीफ समरी या इंपॉर्टेंट फीचर्स हम आपको बताते हैं। आप उसको हेल्थ टिप्स की तरह अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स और सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को हमने प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है जिसमें टॉपिक के हिसाब से बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, अरिथमिया सबके प्लेलिस्ट बने हुए हैं। जिस भी तरह के टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है उसके प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ। तो आप उसमें आपको ज़्यादा रेलेवेंट कंटेंट मिल जाएगा, ज़्यादा ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं होगा।